स्पर्म सर्वाइव करता है ऑलमोस्ट 48 आवर्स, और ट्रैवल करता है 24 आवर्स में, 10 आवर्स में ट्रैवल करेगा और ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में फर्टिलाइज। ये है टाइमिंग, 48 आवर्स, 10 आवर्स ट्रैवलिंग। लाइट्स ऑन ऑन सारी लाइट्स ऑन। 20 मिनट्स में फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा? ज़ाइगोट। ज़ाइगोट एंटर हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब में ट्रैवल करते दौरान, और उसके बाद अपनी फाइनली स्टेज पे यूट्रस में आ जाएगा या अंटिल डिलीवरी। ज़ाइगोट के बाद क्या? ज़ाइगोट फाइनल स्टेज होता है ना फर्टिलाइजेशन का। इसके बाद ज़ाइगोट के बाद आ जाएगा मरूला। ज़ाइगोट में चेंजेस होती रहती हैं प्रेगनेंसी के, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरेशन के दौरान। ज़ाइगोट ट्रैवल कर जाएगा मरूला में, मरूला स्टार्ट हो जाएगा ब्लास्टोसाइट में। ये मैं आपको बताती हूँ कहाँ स्टेजेस आती हैं। ब्लास्टोसाइट के बाद आएगा ट्रिप्लोब्लास्ट, देन आ जाएगा एम्ब्रियोब्लास्ट। ज़ाइगोट की ना डिवीजन होती है, जब ज़ाइगोट बन जाता है इसके बाद इसकी डिवीजन होती है इस कुछ स्टेजेस में, मरूला, ब्लास्टोसाइट, ट्रिप्लोब्लास्ट और देन एम्ब्रियोब्लास्ट। क्योंकि आप जानते हैं, सब जानते हैं, जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो के बाद बनना होता है फीटस, देन ब्लू। ब्लास्टोसाइट के बाद ट्रिप्लोब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्ट के बाद एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट के बाद एम्ब्रियो, फीटस और फिर डिलीवरी। क्योंकि जो ये एम्ब्रियोब्लास्ट होती है ना, इसके बाद डिवीजन नहीं होती, यहाँ डिवीजन एंड हो जाती है और ये फाइनल हो जाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ग्रो करता है फीटस में, देन डिलीवरी। ये कुछ स्टेजेस होती हैं जो स्टार्ट होती हैं। ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज में, 2 to 3 डेज के अंदर हमें जब प्रेगनेंसी का पता चलता है, वो चलता है 28 डेज में ऑलमोस्ट। कुछ वुमेन्स को पता चल जाता है, लेकिन कुछ अननोन हो रहती हैं, डिफरेंट रीज़न होती हैं और डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। ठीक है, 2 या 3 डेज में जो ज़ाइगोट होता है ये डिवाइड होना स्टार्ट करता है। ठीक है, जब ज़ाइगोट डिवाइड होगा तो बन जाएगा ब्लास्टोसाइट में, फिर ये ब्लास्टोसाइट डिवाइड होगा तो बन जाएगा, एक लेयर होती है यूट्रस के अंदर, ब्लास्टोसील। ये ब्लास्टोसाइट्स होते हैं, वो ब्लास्टोसील पे जाके अटैच करते हैं। जो ब्लास्टोसाइट होता है वो डिवीजन करता है 3 लेयर्स में स्किन की। ठीक है, 3 लेयर्स में ब्लास्टोसाइट डिवाइड हो जाएगा और अटैच किसके साथ होगा? ब्लास्टोसील के साथ। जब यहाँ अटैच होता है ना यूट्रस की लाइनिंग के साथ, तो ये जो लाइनिंग होती है वो चेंजेस स्टार्ट कर देती है। जब वो चेंजेस होती है तो येलो कलर का ग्रैनुलर फ्लूइड निकलता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम तब जाहिर होगा जब ब्लास्टोसील अटैच हो जाएगा ब्लास्टोसाइट पे, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। इस डिवीजन को हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ वहाँ इम्प्लीमेंट कर दी यानी अटैच हो गई, इसलिए कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस होगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रेगनेंसी के लिए
एक साइन होता है प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। और ये प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर प्रोजेस्टेरोन की लेवल कम हो जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस रिस्क पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका मिसकैरेज भी हो सकता है और स्टिल बर्थ भी हो जाए वक्त गुजरने के साथ साथ। ये समझ आ गई डिवीजन? डिवीजन समझ आ गई? 16 डेज ऑलमोस्ट कितने बनेंगे, 2 वीक्स, ऑलमोस्ट 2 वीक्स। यहाँ स्टार्ट हो जाएगी एक स्टार, जैसे रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है। 16 डेज के बाद 16 डेज, ऑलमोस्ट 16 डेज एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, इसका मतलब यह है कि मजीद डिवीजन और मजीद ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये रोप स्ट्रक्चर कहाँ होती है? उसी डिवीजन के अंदर ब्लास्टोसाइड to ब्लास्टोसील्स वो मजीद अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। अभी तो चंद एक पॉइंट्स पे अटैच हुए थे ना, मजीद अटैच हो जाएंगे आफ्टर 15 डेज, तकरीबन 23 to 25 डेज। यहाँ इस स्टेज को हम कहेंगे न्यूरलेशन। प्रेगनेंसी में कौन सी टैबलेट या कौन सी सप्लीमेंट ज़्यादा दी जाती है? फॉलिक एसिड। क्यों दी जाती है? ब्रेन की और क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए, सही। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किस स्टेज पे हो रही होती है? इस स्टेज पे हो रही होती है। इससे जो फोलेट होता है वो ऑलमोस्ट हमें 23 to 25 डेज के अंदर लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। हमारी जो इधर पाकिस्तान की वुमेन्स हैं वो 23 to 25 डेज के अंदर लेती है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में ये प्री प्रेगनेंसी में भी लेना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उस डिफेक्ट से बचा जा सके। ठीक है, इस न्यूरलेशन में होता क्या है? जब हमारी एंड स्टेज थी ना एम्ब्रियोलोब्लास्ट, ठीक है, एम्ब्रियोलोब्लास्ट के बाद बना एम्ब्रियो। इस बनने के दौरान, इसी के दौरान ये न्यूरलेशन की स्टेज आती है। इसमें ये होता है कि न्यूरोक्रस्ट बनता है, ठीक है, न्यूरोक्रस्ट बन रहा होता है, यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी ग्रोथ होना भी स्टार्ट हो रही है। किडनी, आईज, स्पेयर लाइक स्ट्रक्चर, रोप लाइक स्ट्रक्चर ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं हर दूसरे या तीसरे दिन के दौरान, क्योंकि आपने माइटोसिस म्योसिस बड़ी होगी, ठीक है। माइटोसिस म्योसिस में ऑलमोस्ट 24 आवर्स का होता है या 9 आवर्स का होता है। तो देखिए 9 और 24 आवर्स में यानी कि हर दिन में तब्दीली आ रही होती है, ठीक है। तो न्यूरोक्रस्ट बनता है। न्यूरोक्रस्ट भी यानी कि नर्वस सिस्टम की बेस कह सकते हैं हम इसको, यानी कि अभी एक दाना आया है नर्वस सिस्टम का। न्यूरोक्रस्ट एक होती है साइट, न्यूरोसाइट। जब ये आपस में क्लोज नहीं होती, मेम्ब्रेन है ये भी, ठीक है, जब ये आपस में क्लोज नहीं होती ना, जिपरिंग इस स्टेज पे हो रही होती है। जिपरिंग यानी कि 2 लेयर्स है ना, ये आपस में इस तरह हो जाएंगे। अगर इनकी जिपरिंग नहीं होती तो ये वापस दोबारा इस लेयर के इस तरफ आके ना एक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देती है। अगर इसकी जिपरिंग हो जाएगी तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होगा, तो सही हो जाएगा। अगर इसकी जिपरिंग नहीं होती तो ये बैक साइड पे आके एक अलग सी लेयर बनाना शुरू कर देती है, जिसे हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा, जिसे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी दूसरे साइड्स के क्लोज होने से जिपरिंग होती है। हाँ जी, जिपरिंग होती है ना, वापस में लेयर्स क्लोज हो जाएंगी, उस क्लोजनेस को उन्होंने जिपरिंग का नाम दिया। अगर ये जिपरिंग नहीं होती तो वो लेयर्स बनती है, स्पाइना बाइफिडा हो सकता है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। इस वजह से यहाँ फोलेट देना स्टार्ट कर दिया जाता है। डेज 23 डेज यानी कि 4 वीक्स। इसके बाद वक्त गुजरने के साथ सोमाइड सेल्स क्या होते हैं? सेल्स कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से?
एक जेनिटेलिया वाले सेल्स होते हैं, एक सोमाइड सेल्स होते हैं। दो तरह के सेल्स होते हैं, उसकी मजीद डिवीजन की हुई है। सोमाइड सेल्स होते हैं जो हमारे ऑल ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है, और जेनिटेलिया वाले हमारे जर्म सेल्स वाले ऑर्गन बनाते हैं। इन सोमाइड सेल्स की तादाद बढ़ती जाती है दिन ब दिन। पहले होते हैं 4 से 12, 8 से 16, ये बढ़ते जाते हैं। लेकिन जो जेनिटेलिया सेल्स होते हैं वो अभी नहीं प्रोड्यूस हो रहे होते, वो होते हैं ऑलमोस्ट 12 वीक्स में, जब हमारे पास एम्ब्रियो कंप्लीट हो चुका होता है और फीटस ने सिर्फ अब ग्रो करना है, तब ये एंड स्टेज पे जाके ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद ये प्रोड्यूस होते हैं। ये वाला दोबारा बता दो। सोमाइड्स और ये जो सोमाइड सेल्स होते हैं वो हमारे सारे ऑर्गन बनाते हैं, हार्ट और किडनी, आइज, हेयर वगैरह। और लेकिन जो हमारे जेनिटेलिया सेल्स हैं वो अभी नहीं प्रोड्यूस हो रही होती है, वो प्रोड्यूस होते हैं 3 मंथ्स के बाद। और ये सोमाइड सेल्स कब प्रोड्यूस होते हैं? कब प्रोड्यूस होते हैं? ऑलमोस्ट 4 to 5 वीक्स के लिए। और एक अब इसके बाद एम्ब्रियो कंप्लीट हो जाएगा और फीटस डेवलप करेगा। मैं आपको इनकी ड्यूरेशन भी बताती हूँ, कितनी कितनी ड्यूरेशन होती है एम्ब्रियो की, फीटस की। ज़ाइगोट के जो ड्यूरेशन होता है वो 2 वीक्स होता है आफ्टर कंसेप्शन, ठीक, ज़ाइगोट का। और जो फीटर उसके बाद आता है हमारे पास एम्ब्रियो, उसके बाद आ जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की ड्यूरेशन होगी वो 2 to 8 वीक्स होगी। इस 2 to 8 वीक्स कितने बन जाएंगे? तकरीबन 3 महीने तक। इस 3 महीने तक मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनते रहते हैं। इसमें एक थी 2 वीक्स के अंदर जो हार्ट होता है ना, इसकी 4 लेयर्स तो 6 लेयर्स होती हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये 4 to 6 लेयर 4 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फीटस, ये 8 वीक से लेकर अंटिल डिलीवरी। इस तीनों में डिफरेंस भी है। ये 2 वीक्स है, ये डिवाइड होगा। एम्ब्रियो है, इसमें जो ग्रोथ होती है वो कम हो रही होती है, लेकिन जो फीटस है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा होता है। फीटस किस जगह पे ग्रो करते हैं? उसका कोई हाउस है? फीटस कहाँ ग्रो करेगा? कोई हाउस, कोई लेयर, कोई चैम्बर? यूट्रस में तो ग्रो कर रहा है। वो प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा में। अच्छा, प्रेगनेंसी में किस किस चीज़ की, कितनी लेयर्स होती हैं और क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? यानी कि बेबी ने प्रोड्यूस होना है, 3 चीज़ें उसको चाहिए: प्लेसेंटा, एम्बिलिकल कॉर्ड और एमिनोटिक सेल। प्लेसेंटा वो होता है, एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है जो मदर से न्यूट्रिएंट लेके फीटस तक प्रोवाइड करता है। जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है ये एक क्या कहते हैं, मैसेज या एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इससे न्यूट्रिएंट लेके फीटस को प्रोवाइड कर रहा होता है। अब प्लेसेंटा एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट फीटस के पास नहीं जाएगा। या एम्बिलिकल कॉर्ड एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप कैसे एक तार जैसी होती है जो फीटस को प्रोवाइड कर रही होती है न्यूट्रिएंट। और जो एमनियोटिक सेक्स होता है ये फ्लूइड होता है, इसे हम बेबी हाउस भी कह सकते हैं। इसमें बेबी ग्रो करता है वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता है। मदर्स को न्यूट्रिएंट की कितनी जरूरत होती है? या वही लेती रहे जो पहले प्रेगनेंसी से पहले लेती रही? 500 कैलोरीज, मतलब उसके न्यूट्रिएंट जो है ज़्यादा हो जाते हैं। कौन से ट्राइमेस्टर में? फर्स्ट। अच्छा, इस ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर में होता है, सेकंड और थर्ड में। ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ सही, 3 मंथ। जो मदर्स की, अच्छा, मदर का जो वेट बढ़ रहा होता है वो कितना बढ़ रहा होता है पर डे? पर डे
पर डे में जैसे पूरे ड्यूरेशन में तो 6-7 किलो वेट गेन होना चाहिए 1.5 डेली, सर मैं लेकिन किलो इतना नहीं बढ़ रहा होता किलो केजी। नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया मैं कह रही हूँ इतना नहीं बढ़ रहा होता, या ग्राम है शायद, ग्राम हो इतना नहीं बढ़ रहा होता देखा जाए, क्योंकि वुमेन्स को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, खास करके मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, इतना नहीं बढ़ रहा होता। अगर हमने पूरी डिलीवरी के बाद अगर उनका वेट चेक भी करना हो तकरीबन 6 to 8 बस, इससे ज़्यादा, इससे कम हो सकता है, इससे कम, इससे ज़्यादा किसी वुमेन का होता है, या इस चीज़ को भी कोई भी नहीं ले रहा होता, 8 तक कोई भी नहीं आ रहा होता। काफ़ी रीज़न, स्ट्रेस, हार्मोन्स चेंजेस, काफ़ी होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैलोरीज लेनी चाहिए, जितनी वो नॉर्मल ले रही है पहले उतनी ही ठीक है ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 0 कैलोरीज लेनी चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितनी चाहिए उसको? सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितनी चाहिए? 3500 किलो कैलोरीज पर डे के हिसाब से 340 किलो कैलोरीज। और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा होता है, किसी कैलोरीज बढ़ जाती है, बेबी की ग्रोथ हो रही होती है आपकी किसी सी ग्रोथ हो रही है जिसमें कैलोरीज ज़्यादा नहीं है, बोन्स, मसल्स, मेन ऑर्गन्स की हो रही है। अगर वुमेन अंडरवेट हो या कोई ओबेसिटी की तरफ हो, तब क्या करें? तब इतनी कैलोरीज देनी चाहिए, उसको बढ़ा देनी चाहिए। अंडरवेट वालों को जितनी नहीं देनी चाहिए और अंडरवेट वालों को ज़्यादा कर देनी चाहिए और ओवरवेट की रेस्ट्रिक्शन अंडरवेट वाले को 300 देनी चाहिए, ठीक है। सेकंड का बता दो थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकंड का तो नहीं बताया, थर्ड का अंडरवेट वालों को इतनी देनी चाहिए 300। कम क्यों होती ये तो काम है, बताती हूँ। 500 नॉर्मल को। अब जो ये ट्राइमेस्टर है, कौन सा ट्राइमेस्टर है? थर्ड ट्राइमेस्टर। क्या इसमें वुमेन अंडरवेट होगी? होगी नहीं होती इतनी ज्यादा, नहीं। हमने 200 प्लस भी करना है इसमें, तो कितनी 2000 कितनी हो जाएगी? 2300, ठीक है। इसमें भी 2000 प्लस करना है, ये नॉर्मल के लिए है और ये है हमारे पास ओबेसिटी के लिए। अगर हम अंडरवेट को एक ही दम प्रोवाइड कर दें ज़्यादा न्यूट्रिएंट, आप कह रहे हैं कि अंडरवेट होती है, अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड कर दें, वो भी बेयर ना कर सके, तभी बेबी पे और मदर दोनों पे इफेक्ट पड़ सकता है। नॉर्मल ज़्यादा है और अंडरवेट कम है नॉर्मल और ओबेसिटी आप देखिए ना, नॉर्मल भी है और अंडरवेट है। अंडरवेट में इम्यूनिटी होगी, इम्यूनिटी वीक होगी, नॉर्मल में इम्यूनिटी सही होगी, ओबेसिटी में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये थर्ड ट्राइमेस्टर की बता रही है। अंडरवेट में इसकी इम्यूनिटी बहुत लो है, इसको 300 किलो कैलोरीज काफ़ी है। अगर मैं आपको यहाँ 500 कर दूँ, 2500, क्या वो बेयर कर सकेगी इतनी ज़्यादा? नहीं कर सकेगी। इस वजह से हमने इसको नॉर्मल 300 पे देना स्टार्ट करना है, आहिस्ता आहिस्ता, जी आहिस्ता आहिस्ता फिर हम बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऑलमोस्ट वो नॉर्मल पे आ जाएगी 500 पे। थर्ड ट्राइमेस्टर पे नहीं होती अंडरवेट, सेकंड ट्राइमेस्टर पे रिस्क होता है। अब आएगी न्यूट्रिएंट्स, कितनी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उससे और कितने देने चाहिए। कार्ब्स कितने देने चाहिए, कुछ आइडिया? कार्ब्स कितने देने चाहिए? 50 to 60%। फैट क्यों ज़्यादा दे रहे हैं ना? ये ऊपर भी फिर 45 से 65% में
मैंने आपको 1.5 बताया ना, ये वीक में बढ़ता है, केजी ग्राम नहीं था। कार्ब्स 45 से 65 किन हो गए ये फर्स्ट वीक से, क्या चीज़? हाँ जी, ये तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए। 37 क्या चीज़? जिससे 1.5, ये तो 37 वीक का ड्यूरेशन होता है। ये तो सर मोर मैं कह रही हूँ ये नहीं बढ़ता, बढ़ना भी नहीं चाहिए। ये एक्चुअल है। आइडियल यही होना चाहिए। हाँ जी, लेकिन नहीं बढ़ सकता। आइडियल आई थिंक सो 10 से 15 की 10 से वेट 12 होता है, जिसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड होती हैं। फ्लूइड है, फिर वो एवेनिकल उसका मास है, एक पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल 16 kg तक होता है आई थिंक। और बच्चे का वेट जो है ऑन बर्थ तकरीबन 3 to 5 kg तक होना चाहिए। सर ये 1.5 मैंने केजी लिखा भी है, तकरीबन नहीं हो सकता। 0.5 भी बहुत मुश्किल से पढ़ ली। हाँ, इस तरीके ये से स्टार्ट की बात नहीं कर रही थी, मैं सेकंड ट्राइमेस्टर की बात कर रही थी, क्योंकि स्टार्ट में तो हमने कोई कैलोरीज देनी ही नहीं है। हाँ, थर्ड सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर की बात कर रही थी। सही, थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ सकता है इसलिए। हाँ ये क्योंकि फर्स्ट में हमने कैलोरीज देनी ही नहीं थी। हाँ सही। कार्ब्स हमने इसलिए देने हैं क्योंकि हमें ग्लूकोज की जरूरत है। ग्लूकोज बेबी और मदर दोनों के लिए बहुत ज़रूरत है, फॉर द फीटल ब्रेन एंड मदर एनर्जी। और डाइटरी फाइबर जो हमें देने हैं 28 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है फैट, 20 to 35% देने हैं, और इसमें भी वो देने हैं जो एसेंशियल फैट है, फॉस्फोलिपिड्स और इकोसैनॉइड्स। फॉस्फोलिपिड्स हमने इसलिए देनी है क्योंकि ये ब्रेन की डेवलपमेंट, हेल्दी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। इकोसैनॉइड्स में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आते हैं। इसकी भी अमाउंट और इसकी भी चेंज करनी होती है। जो ओमेगा 6 है वो हमें देना है 13 ग्राम पर डे, और जो ओमेगा 3 है वो हमें देना है 1.4 ग्राम पर डे। ओमेगा 6 होते हैं वो प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, और ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी। ओमेगा 6 क्या होता है? प्रो इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन से पहले, इसलिए तो हमने इसके अमाउंट ज़्यादा कर दी है ताकि इन्फ्लेमेशन हो ही ना इसको। इसके अलावा फैट हमने इसलिए इंक्रीज कर दी है क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए इंक्रीज हो रही होती है, और उसके अलावा लेबर पेन के लिए क्या चीज? फैट सेल मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, लेबर पेन के लिए और ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन हमें लेनी चाहिए 71 ग्राम पर डे? एक मिनट बताती हूँ। पर 1 kg पर डे। 1 ग्राम पर किलोग्राम पर डे। अब ठीक है, अच्छा, तो इसमें हम 25 ऐड करेंगे। 25 क्या? एडिशनल करेंगे ना इसमें। हमने 1.1 ग्राम पर केजी पर डे जो दे रहे हैं,
हमारी नॉर्मल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 0.9 0.8 तो इसमें हमने 25 मजीद ऐड करना है, तो उसमें 1.1 ग्राम पर kg पर डे, तो ये 71 है ना। ये मैं ओवरऑल प्रोटीन की बात कर रही थी पूरी डिलीवरी की तरह। हमें एक और न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है प्रेगनेंसी में, वो कौन सा है? फोलेट तो कर लिया होगी एक और न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है फोलेट के अलावा। आयरन भी नहीं, इसके आयरन अलावा भी हो गया इसके अलावा राइबोफ्लेविन कोलिन। ठीक है चीज कोलिन जो फैट से, तो हमें इस कोलिन को लेने के लिए मदर को कहना चाहिए कि अपनी डाइटरी सोर्सेज में फैट इंक्रीज कर दे, क्योंकि जो कोलिन है ना वो फास्फोलिपिड प्रोटीन। हाँ जी, जो कोलिन है ना वो फास्फोलिपिड का ना एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। और जो फास्फोलिपिड्स था वो मैंने अभी बताया ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, और उसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर उसको डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूरोट्रांसमीटर में कौन सा आएगा? एसिटाइलकोलिन। आप समझ रहे कोलिन की क्यों रिक्वायरमेंट जरूरत है? न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, क्योंकि जब न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव होगा तो मसल्स ग्रो करेंगे और मसल की रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन बेहतर होगी, ठीक है। और जो हमारे पास इकोसानॉइड्स होते हैं ना वो भी मसल्स की रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर हमारे पास ओमेगा 3 की डिक्रीज हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमारे पास जो बेबी होगा ना उसका IQ बहुत लो हो जाएगा, उसकी जो मेमोरी होगी वो भी बहुत लो हो जाएगी। किसकी वजह से? ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की हाँ जी, लोअर IQ और मेमोरी। इकोसानॉइड्स हमारे बहुत ज़रूरत है डाइट में, ठीक है। कोलिन में फास्फोलिपिड्स वगैरह। उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी डिफेक्टेड होती है। हाँ जी, शॉर्ट। इसकी जो हमारे पास है 425 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट्स जी, 425 मिलीग्राम पर। अब आता है विटामिन ए। इस विटामिन ए के एक मिसकॉन्सेप्ट होता है, किसी को पता है कि विटामिन ए कब देना चाहिए? कौन से ट्राइमेस्टर में देना चाहिए? अर्ली प्रेगनेंसी में देना चाहिए या आफ्टर प्रेगनेंसी में देना चाहिए? सेकंड ट्राइमेस्टर में देना चाहिए। इसकी एक मिसकॉन्सेप्ट होता है कि अक्सर लोग ना विटामिन ए स्टार्ट कर देते हैं ताकि बेबी की स्किन हेल्दी हो, बेबी का कलर वाइट हो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो विटामिन ए का जो प्रिकर्सर होता है ना वो होता है बीटा कैरोटीन, ठीक है। और बीटा कैरोटीन के सोर्सेज क्या है? कैरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो ऑलमोस्ट सारी मदर्स ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही ले रही होती है, तो जो बीटा कैरोटीन है वो विटामिन ए में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ वो फ्रूट्स और वो फ्रूट जो ले रही होती है साथ सप्लीमेंट भी स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो हमें विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है वो 70 मिलीग्राम है ना, तो जिसकी वजह से हम फूड भी ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। हाँ जी, तो हमारे पास हो जाएगी बर्थ डिफेक्ट हो जाता है। रिक्वायरमेंट क्या आपने बताया? 770। जब ज़्यादा विटामिन ले लें तो बर्थ हाँ जी, क्योंकि हमने फूड से भी ले रहे हैं, बीटा कैरोटीन कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन ए में, और फिर हमने सप्लीमेंट भी लेना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये हो सकता है। ये है माइक्रोग्राम।
अब हमने विटामिन ए जो देनी होती है वो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद या 5-4 मंथ्स के बाद देनी होती है, क्योंकि तब उसको जरूरत होती है सेल मेम्ब्रेन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और डाइजेस्टिव वैसे भी सिस्टम उसको के लिए। जो है ना वो बेबीज के लिए मतलब रेटाइना वगैरह बनती हाँ होती जी, है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी और रिप्रोडक्शन के लिए भी, जो उसकी डेंटिलिया सेल बन रही है एंड में बन रही है ना, तो उसके लिए विटामिन ए की जरूरत होती है। और एक है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर का सोर्स क्या है? कोकोनट मतलब इसमें है क्या चीज? लिपिड्स में कौन सी लिपिड्स? एसेंशियल लिपिड्स होते हैं इसके अंदर। ये अगर हमें 3 मंथ्स में दे दिया जाए तो बेबी के हेयर और आईज का कलर चेंज हो जाता है कौन से मतलब मंथ में? 3 मंथ्स में। फर्स्ट 3 मंथ में दे दिया जाएगा। पर आप ये लेकिन इससे तो कहते हैं कि ये गर्म होता है और ना मतलब एबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं। 2 to 3 से। अच्छा ठीक है, हमने लिपिड्स कब देना स्टार्ट किया था? 3 मंथ्स। मैंने आपसे कहा है ना 3 मंथ्स में कोई कैलोरीज नहीं जा रही, मदर को फील ना ही उसको नॉन होता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। 3 मंथ्स के बाद ही हमें सब कुछ देना स्टार्ट करना है। तो ये कोकोनट वाटर भी हम 3 मंथ्स के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन कितना देना होता है? ऑलमोस्ट एक दफ़ा या 2 दफ़ा, इससे तो कोई अबॉर्शन के चांसेस नहीं होते। और जो मदर होती है वो पूरा ग्लास कभी भी नहीं पी सकती, हाफ कप भी नहीं पी सकती अच्छा नहीं होगा इसलिए। जी। उसका टेस्ट नहीं होता, ना वो स्वीट होता है ना वो सॉल्ट होता है, बिल्कुल फिका। इस वजह से वो एक सिप ना ही 2 या 3 सिप ले सकती है। अच्छा पाइनएप्पल वाटर के केसेस में क्या होता है? पाइनएप्पल वाटर क्या होता है? नहीं, पाइनएप्पल वाटर नहीं पता, मुझे कोकोनट वाटर हमने प्रेगनेंसी में देनी होती है मल्टी विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन डी हमने देना होता है, विटामिन डी के अमाउंट बढ़ा देंगे। कैल्शियम 1000 मिलीग्राम पर डे में। जो न्यूरल ट्यूब Excuse me, ये आपने विटामिन ए के आगे क्या चुना हुआ है? वहाँ पर ये एम ऊपर लगना है। हाँ जी ये मंथ्स की लिखा हुआ है, 3 to 4 मंथ्स अमाउंट बता रही है। कितना देना चाहिए? 1300 ही देना चाहिए। 13,000 तो नॉर्मल है, नॉर्मल आती है। नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में जो 1200 होता है, मैंने 1200 से 1300 होती है। 1200 मिलीग्राम। अक्सर बुक से कह रही है कि 1000 देना चाहिए, क्योंकि जो मदर होती है ना वो जो ले रही होती है कैल्शियम वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जो मदर होती है ना वो मिल्क ले रही होती है ना वो योगर्ट ले रही होती है। क्या इशू क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है प्रेगनेंसी में? स्मेल, ठीक है ना। वो योगर्ट लेगी ना वो मिल्क लेगी ना कोई और चीज़ लेगी। तो अगर उसमें सप्लीमेंट दे रहे, नहीं मैंने सप्लीमेंट्स के बताया है, ठीक है, सप्लीमेंट्स देने हैं। अगर हमने ओवरऑल फूड और सप्लीमेंट काउंट कर रहे हैं ना, उसका ये बताया है, ठीक है। जो टैबलेट दी जाती है ना वो इतनी आयरन की जरूरत है, आयरन की जरूरत है ब्लड के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए, यानी कि ब्लड पास आउट और इसको कितना देना चाहिए? कितने हैं आरडीएल? इसकी प्रेगनेंसी में 27 मिलीग्राम पर डे होता है और डेली होती है वो 18 मिलीग्राम मतलब नॉर्मल। अब इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाएंगे आप? आयरन के विटामिन सी से आयरन के अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। आयरन और विटामिन सी 27 मिलीग्राम पर डे।
टीथ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है या पेन हो जाएगा बहुत ज़्यादा पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, या तो फिर एक्सट्रैक्शन करवा दी जाती है टीथ की। आखिर क्या रीज़न है इसकी? रीज़न ये होती है कि क्योंकि जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से उनकी जो गम्स होते हैं ना वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास यूट्राइन मसल। यूरिनेशन अनकंट्रोल, ये मदर्स की रीजन होती है। इसकी रीजन क्या है? मैंने आपको बताया था अभी, जब वो फीटस ग्रो कर रहा होता है तो क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा होता है। इस प्रोजेस्टेरोन का एक फंक्शन हो रहा है कि वो मसल रिलैक्स कर देता है यूट्राइन, जिसकी वजह से वो अनकंट्रोल हो जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज भी इसी वजह से होती है ना, फिर मसल रिलैक्सेशन की वजह से, इसी वजह से भी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन ऑलमोस्ट तकरीबन 60 to 80% हो ऑलमोस्ट। कॉन्स्टिपेशन की रीजन क्या है फिर? वाटर इनटेक कम, जीआई मोर्टेलिटी ये बहुत इंक्रीज कर देते हैं। मदर को भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन खाने को दिल नहीं करता। ये जीआई मोर्टेलिटी तो बहुत सही चल रही है, ठीक है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन की एक रीज़न ये भी है कि जो हमारे यूट्रस के मसल्स होते हैं ना, या आप कह सकते हैं जो लास्ट पार्ट के जो मसल्स होते हैं उस पर ना क्या कहते हैं, वेट आ चुका होता है, क्योंकि बेबी ग्रो कर रहा है। बेबी ने ग्रो करना है ना, तो जब बेबी ग्रो करता है तो उस यूट्रस वाले मसल्स पे काफ़ी वेट आ जाता है, ठीक है, वो मसल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो जाता है। और हमें प्रेगनेंसी में फाइबर्स को बढ़ा देना चाहिए, जो उसकी DRI है उसको बढ़ा देना चाहिए। अच्छा, यूरिन जब यूरिनेशन एक ज़्यादा भी होती है, ये तो अनकंट्रोल है ना, इंक्रीज भी हो जाती है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न है कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है ना, उसका रेट इंक्रीज कर जाता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का रेट इंक्रीज कर जाता है, रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं उनकी एक्सक्रीशन हो जाती है, इस वजह से हमारे पास यूरिनेशन के एक दफा रिपीट कर दें यूरिनेशन का जी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का जो रेट होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन जो हो रही होती है वो कम हो जाती है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की जो एक्सक्रीशन हो रही होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है। अगर ग्लूकोज यूरिया हो जाए, ग्लूकोज यूरिया ये होता है कि यूरिन में ग्लूकोज का आना स्टार्ट हो जाना, एक तो डायबिटीज के चांसेस, और दूसरा ये होता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। अगली रीजन है मॉर्निंग सिकनेस। इस मॉर्निंग सिकनेस में होता है कि जैसे ही आप बेड से उठेंगे आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मॉर्निंग सिकनेस उसको वैसे ही कहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही होगी, होती है, मॉर्निंग में भी होती है और ऑलमोस्ट डे में भी हो जाती है। क्योंकि मॉर्निंग का नाम किस लिए दिया गया? जैसे ही आप सुबह उठेंगे आपको वॉमिटिंग स्टार्ट होगी, उसमें डे में भी हो सकती है। दीवार उधर ही होगी।
नोजिया भी हो जाता है। 50 to 70% वोमेंस को होता है। और एक होती है एवर्जन और क्रेविंग। फूड क्रेविंग और एवर्जन, ये क्या होता है, किसी को पता है? कोई भी एक चीज खाने को मिल जाता है उसको, एवर्जन दो लफ्ज है। क्रेविंग क्या है कि अगर उसको आइसक्रीम खानी है ना तो बस आइसक्रीम खानी है, और एवर्जन का मतलब है कि ऐसी नॉन फूड सब्सटेंस जिसको खाने को दिल करे, जैसे मट्टी हो गई, मट्टी, क्ले, चौक। इस डिजीज को या इस कॉम्प्लिकेशन को हम कहते हैं पिका। पिका ये होते हैं नॉन फूड सब्सटेंस। इसकी रीजन क्या है कि क्यों उसका दिल करता है मट्टी खाने का या कुछ चौक? पिका की रीजन क्या होती है? पिका की रीजन है आयरन डेफिशिएंसी। अगर इसको आयरन डेफिशिएंसी है तो वो पिका कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगी, और जो पिका कॉम्प्लिकेशन है वो आयरन डेफिशिएंसी कॉज करता है। सही। आपने कैल्शियम की बात की थी ना, कैल्शियम कैसे करना। एक सोर्सेज होते हैं कैल्शियम के, चीज, ब्रोकली, योगर्ट, मिल्क, टोफू और बीन्स, ऑलमोस्ट चीज। ठीक है, अब अगर मदर ये सब चीज़ें ले रही है तो अभी इसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही, फिर भी हमने इसको सप्लीमेंट देने हैं। वजह क्या होती है? क्योंकि इन सब चीज़ों में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है। ये ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये कम एब्जॉर्ब होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। इसी वजह से हमने कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन करानी है। जो सबसे ज़्यादा जिसकी एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है ब्रोकली की, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आएगी केल, फिर आ जाएगा चाइनीज मस्टर्ड, नहीं होते मस्टर्ड ग्रीन, ये कैन फॉर्म में भी मिल जाते हैं। फिर योगर्ट, ये जो लाइन वाइज लगा रही हूँ इनकी एब्जॉर्प्शन को बता रही हूँ। ब्रोकली की सबसे ज़्यादा, फिर केल की, फिर मस्टर्ड ग्रीन की, फिर योगर्ट की, फिर मिल्क की, फिर बीन्स। ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का टेबल। अब सिर्फ मदर ले रही हो, योगर्ट भी ले रही हो, मिल्क भी ले रही हो, कि मैं योगर्ट भी खा रही हूँ, मिल्क भी खा रही हूँ, फिर भी मेरी पेन स्टार्ट है हड्डियों में, तो ये रीज़न हो सकती है कि एब्जॉर्प्शन उसकी कम है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि आप क्या लो? सबसे पहले ब्रोकली या केक, फिर उसके बाद मस्टर्ड ग्रीन, अगर नहीं मिल सकते तो देन योगर्ट, मिल्क और फिर बीन्स। सप्लीमेंटेशन लेकिन कैल्शियम की उसका एब्जॉर्प्शन रेट कितना होगा? उस सप्लीमेंट स्टार्ट किया तो होंगे एब्जॉर्ब, वो वोमेन पे डिपेंड करता है, वोमेन पे डिपेंड करता है, सप्लीमेंट्स के वोमेन्स पे डिपेंड भी करता है, इम्यूनिटी भी डिपेंड करता है, उसकी जीआई पे भी डिपेंड करता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस वीक में होगा, डायग्नोस होगा, और किस वीक में इसके चांसेस हैं? लास्ट वीक में। वीक तो नहीं, ट्राइमेस्टर वीक बताओ, ये ट्राइमेस्टर बता दो। 20 वीक। इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस हैं। इसकी क्यों, इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें फीटस जो हो जाता है उसको ज़्यादा आयरन की, फोलेट और हीमोग्लोबिन की ज़्यादा ज़रूरत होती है।
20 वीक ऑलमोस्ट कितने बनेंगे? 5th month. 5th मंथ। और जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है ना, तकरीबन 4 to 6 मंथ, इस 4 मंथ्स में हमारे पास फैटिन के लेवल डिक्रीज कर जाता है, फैटिन और हीमोग्लोबिन के लेवल। जब 4 मंथ्स में फैटिन और हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज कर जाएगा, ठीक, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस 20 वीक में रिस्क पे हैं कि हो सकता है, फैरिटिन लेवल क्या कर सकते डिक्रीज हो जाएगा। फैटिन और हीमोग्लोबिन का लेवल, दोनों का लेवल डिक्रीज हो जाता है 4 मंथ्स में। अक्सर आप मदर को देखिए, वो 3rd वीक्स में बिल्कुल फ्रेश होगी, जैसे उनको 4 मंथ स्टार्ट होगा वो पेन होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी रीज़न यही है, फैटिन लेवल और हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज कर जाएगा। देन फिर वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस मंथ्स में जाके टेस्ट करवाते हैं 4 और 6 मंथ्स में, ऑलमोस्ट 3rd के वो HP टेस्ट और ब्लड ग्रुप का टेस्ट करवाते पूरा हैं। CBC वगैरह चेक करा देते हैं, तब उनको फोलेट या आयरन वगैरह देना स्टार्ट। अब नोजिया और वॉमिटिंग को अवॉइड करने के लिए क्या लेना चाहिए डाइट में, ऐसा कि ना हो? ऐसी कोई चीज़ है डाइट में स्पेसिफिक जो लेनी चाहिए? जिंजर, आप इसे डाइट में ऐड करें, टी में ऐड करें, या कोई भी सैलेड वगैरह बना के दे सकते हैं, इसमें से नोजिया और वॉमिटिंग के अवॉइड हो सकते हैं। हार्टबर्न, ये भी मेन प्रॉब्लम है हार्टबर्न। इससे क्या होती है, क्योंकि जो हमारे जो स्टमक का जो लोअर पार्ट होता है ना, उस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है फीटस की ग्रो की वजह से, तो जो पेरिस्टालसिस होती है वो डाउन हो जाती है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस, फीटस ग्रो कर रहा होता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है, पेरिस्टालसिस डाउन हो जाती है, और जीआई मोर्टेलिटी का जो फंक्शन होता है वो भी डिक्रीज कर जाता है, हार्ट बर्न हो जाता है। अब इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं हार्ट बर्न से? वो ना स्मॉल फीडिंग्स लेनी चाहिए, थोड़ा स्मॉल फूड लेनी चाहिए, खाना खाने के तकरीबन 3 घंटे के बाद लेटना चाहिए, या खाना खाने के बाद जो अगर लेटना है तो जो सर है उसको थोड़ा सा ऊंचा रखा जाए, ये जीआई का जीआई मोर्टेलिटी डिक्रीज कर जाती है। स्मॉल फूड लेना चाहिए, हेड सैलेड आप करना चाहिए, खाना खाने के 2 घंटे के बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा कर देना चाहिए। दो घंटे के बाद क्या करना चाहिए? वॉक, लास्ट पे क्या लिखा है? फ्लूइड इनटेक ज़्यादा। फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। वो क्या स्मॉल फूड्स के बाद क्या लिखा है आपने? 3 आवर्स वाला? 2 या 1.5 घंटे के बाद लेटना चाहिए। अगर आपने लेटना है तो आपका सर ऊंचा होना चाहिए। वो जो सारा दिन लेट ही रहती है वो उनके बिहेवियर की वजह से होती है, हार्मोनल चेंजेस वाली होती है। अक्सर वुमेन्स को ना उस प्रेगनेंसी के दौरान बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, ये भी उसके हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से होता है। अब है लैक्टेशन। ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? आफ्टर डिलीवरी के कितने घंटे के बाद? 1 घंटे बाद स्टार्ट करनी चाहिए। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है 6 मंथ्स, और WHO और कुछ रिकमेंडेशन है जो बता रहे हैं कि 1 ईयर्स तक करनी चाहिए, और कुरान पाक में तकरीबन 2 ईयर्स तक कहा गया, 1 ईयर्स
ऑलमोस्ट। अच्छा, क्या सारी मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है? मतलब अगर किसी को डिजीज हो, कैंसर वाली करवा सकती है? नहीं, HIV वाली करवा सकती है, कैंसर वाली? जिनको वो भी नहीं करवा सकते, कैंसर वाली होता है? नहीं करवा सकते। ब्रेस्ट कैंसर हो ना जिनको, बस वो नहीं करवा सकते। कैंसर वाली करा सकती है अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर हो और उसके अलावा उनकी ब्रेस्ट पे कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन जाहिर हो रही हो, वो नहीं करा सकती। एक ये है कि जिनको टीबी हो वो नहीं करवा सकती ब्रेस्ट फीडिंग, जिनको हेर्पेस सिम्प्लेक्स हो, जिनकी लीजन हो ब्रेस्ट के, वो नहीं करवा सकती। और एक होता है H1N1 इन्फ्लुएंजा, ये कोई जेनेटिक डिजीज है, वो भी नहीं करा सकती। कुछ मदर्स का ना एक्सक्यूज होता है कि हमने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करनी। रीज़न क्या होता है कि उनको चाय बहुत पसंद होती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इन चीज़ों से अवॉइड किया जाता है, वो छोड़ नहीं सकती, जिसकी वजह से वो एक्सक्यूज करती है कि भाई हमने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी। H1N1 इन्फ्लुएंजा, H1N1 जेनेटिक डिजीज। जो लैक्टेशंस की मदर होती है ना, इनमें विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी को रिकॉग्नाइज किया गया। क्या कहा आपने? जो लैक्टेशंस की मदर होती है ना, उनको विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट हो जाती है। हो जाती है, लैक्टेशन की वजह से ही होती है। जी जी, लैक्टेशन की वजह से। ये मेरा पॉइंट मिस हो गई, टी वाला आपने क्या बताया? तो टी कैफीन अक्सर मदर ना यूज करती है कि हमने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करनी, क्योंकि रीजन क्या होती है, उनको चाय बहुत पसंद होती है, कैफीन बहुत पसंद होती है, क्योंकि ये लैक्टेशन के दौरान इन चीज़ों से अवॉइड किया जाता है, हर डॉक्टर करता है। तो इस वजह से वो छोड़ नहीं सकती, वो फिर ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करती और फिर इन्फेंट फार्मूला पे चली जाती है। जो मिल्क की प्रोडक्शन हो रही होती है, मिल्क जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने टाइम आपने उनको ब्रेस्ट फीड कराया। दूसरा बेबी सकलिंग पे, बेबी की सकलिंग, ठीक है। एक मिसकॉन्सेप्ट है कि अक्सर लोग कहते हैं या हमारे बूढ़े दादे कि भाई आपने अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो फ्लूइड ज़्यादा लेना चाहिए, वाटर या मिल्क ज़्यादा पीना चाहिए ताकि आपका मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो। क्या रीज़न है ऐसे? रीज़न क्या है फिर? आप अगर कोई कहे आपको कि ज़्यादा देना चाहिए, आपके सामने कोई कह रहा हो किसी को, तो आप क्या कहेंगे? क्या हम वाकई इसे देना तो देना चाहिए, चाहिए? लेकिन ये बात कहते हैं फ्रूट जूसेस दे दे ज़्यादा, मिल्क जो है मतलब मदर खुद भी ज़्यादा पिए, ठीक है। तो ये फ्लूइड इनटेक में है। मिल्क प्रोटेक्शन वाटर की वजह से नहीं होता, वो हार्मोन की वजह से होता है। इंजेक्शन जो होता है वो हार्मोन करवाते हैं, तो वाटर के इंटेक या फिर किसी फ्रूट इंटेक या जूस इंटेक पे डिपेंड नहीं करता। ये रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हमारी तो वो मिल्क इंजेक्शन करवाता सही। है, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन। सही। ऑक्सीटोसिन नहीं, प्रोलैक्टिन की। इंजेक्शन जो है वो ऑक्सीटोसिन करवाता हाँ, है। लेबर पेन मिल्क ऑक्सीटोसिन। प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन करता है, इंजेक्शन जो होती है वो ऑक्सीटोसिन करवाता है। क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन होती है वो प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। और जो क्योंकि मिसकंसेप्ट है कि फ्लूइड ज़्यादा लेना चाहिए, फ्लूइड ले या ना ले वो नॉर्मल में आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी, क्योंकि जो मिल्क आ रहा है वो फ्लूइड ही है, फ्लूइड क्वांटिटी बढ़ गई है प्रेगनेंसी के बाद, बॉडी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खुद ही बैलेंस कर लेती है, इलेक्ट्रोलाइट जो हो रहे होते हैं। रीज़न क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, वो बैलेंसिंग ज़्यादा हो जाती है, तो बॉडी खुद ब खुद ही फ्लूइड को ज़्यादा ही प्रोड्यूस करती है, क्योंकि मिल्क में आना है, इसलिए फ्लूइड लेने या ना लेने से कोई तुक नहीं बनता है इसका, ठीक है। आई बात बता दी हम, मैंने फ्लूइड लेने या ना लेने से कोई रीज़न नहीं है इसकी। ये इलेक्ट्रोलाइट पे क्या लिखा है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो रहा होता है बॉडी में, ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास फ्लूइड इंटेक ज़्यादा होता है मिल्क की वजह, क्योंकि मिल्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। एक होता है प्रोलैक्टिन एंजाइम, प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट पे कुछ रिसेप्टर होते हैं जो प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देते हैं। प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है।
ये प्रोडक्टिव हार्मोन एंजाइम। जो ह्यूमन मिल्क है वो 80% एफिशिएंट है बेबी के लिए। ये सारे न्यूट्रिएंट्स तकरीबन बेबी को दे रहा होता है ह्यूमन मिल्क, ठीक है। 100 ml मिल्क प्रोड्यूस कितनी कैलोरीज देगा? ये 85। 100 ml जो मिल्क होता है ना वो 85 किलो कैलोरीज दे रहा होता है, और जो डे में बनता है मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है वो होता है 750 मिलीलीटर पर डे। सही है। अब देखिए 100 ml मिल्क जो दे रहा है 85 किलो कैलोरीज 100 ml, और डे में कितना बन रहा है? 750 मिलीलीटर पर डे। क्या बेबी 750 मिलीलीटर ले लेता है? नहीं लेता। एक तो रीज़न ये होती है कि बेबी या तो बहुत वीक होते हैं, सक नहीं कर सकते, या तो मदर्स पे भी होते हैं कि बेबी सोया तो सोया है, जब उठेगा तभी कराएंगे। ये रीज़न भी होती है। इस रीज़न की वजह से जब बेबी काफ़ी देर बाद उठेगा तो वो मिल्क में ही वाटर कंटेंट लेगा ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम मिल्क की प्रोडक्शन कम और वाटर मिक्स हो जाता है मिल्क, ठीक है। क्योंकि मिल्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एक तो इस एंजाइम की वजह से और एक बेबी की सकिंग की वजह से, ठीक है। जब बेबी ने ही सक नहीं करना तो मिल्क तो नहीं, वाटर आएगा। इसलिए कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के दरमियान इतनी ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं रखनी चाहिए, 8 to 12 टाइम्स पर डे, ठीक है। अब लैक्टेटिंग मदर को कितनी एनर्जी की जरूरत है? फर्स्ट 6 मंथ में और सेकंड 6 मंथ में। मैंने 1 ईयर का कहा है अभी फिलहाल। सेम प्रेग्नेंट वुमेन की तरह। फर्स्ट 6 मंथ में 330 किलो कैलोरीज और सेकंड 6 मंथ में 400 किलो कैलोरीज देनी चाहिए। यहाँ भी फैट को इंक्रीज कर देना चाहिए, फैटी एसिड। अच्छा, ये जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है 750 मिलीलीटर पर डे, ये वक्त गुजरने के साथ साथ 600 पे भी आ जाएगा। ये कब आएगा? जब बेबी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जब बेबी सक नहीं करता, कोई क्यूज नहीं भेजता, तो जिस तरह से उसकी मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। 600 मिलीलीटर पर डे। जब वीनिंग स्टार्ट होगी या कोई इंट्रोडक्टरी फूड हम स्टार्ट कर देंगे। फैटी एसिड हमें ज़्यादा कर देने हैं। इस फैटी एसिड की रीज़न क्या है? जो हमें DRI फैट की बताई गई है वो कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं बताई गई। जैसे हमने प्रेगनेंसी में दी थी 20 to 35%, हम इतनी करेंगे इसमें भी फैट की, लेकिन हमने ओमेगा 3 इसमें भी इंक्रीज कर देना। हम मदर्स को कहेंगे कि आपने वीक में 2 दफ़ा फिश लेनी है। और जिनको जो नहीं खाती फिश, ठीक है, जो फिश नहीं खाती उनसे कहेंगे आप फिश ऑयल यूज़ करें, सप्लीमेंट है ना वो यूज़ कराएं। विटामिन डी हमने नॉर्मल में लेना होता है, जैसे हमें DRI बताई गई है, और कैल्शियम में हमने इंक्रीज करना है तो प्रोटीन क्या, प्रोटीन भी हमें तकरीबन उतना ही लेना है। जो हमारे पास प्रोटीन होती है ना, जो ह्यूमन बीइंग में प्रोटीन होती है वो तकरीबन 70% डाइटरी प्रोटीन होती है, यानी कि ह्यूमन मिल्क में ऑलमोस्ट 70% डाइटरी प्रोटीन का पार्ट होता है। ब्रेस्ट मिल्क में जो वे प्रोटीन होती है वो 90% और कैजीन 10 लैक्टेशन के दौरान। जो एवरेज होती है नॉर्मल में लैक्टेशन नहीं है जब, तो 80% होगी और 20 इसमें टेबल होती है।
नॉर्मल। मैंने क्या चीज़ नॉर्मल? जब बेबी लैक्टेशन पे नहीं है अभी जी, समझ नहीं एक बार। देखिए ना, पहले लैक्टेशन ठीक है, उसमें 90% वे और 10% पे थी, ठीक है। सही है। और उसके बाद जब एवरेज होगा, जो एवरेज नॉर्मल होता है, यानी कि नॉर्मल कोई बेबी ब्रेस्ट फीड पे नहीं है नॉर्मल वुमेन की, तो 80 और 20, अच्छा। ठीक है। और जब बेबी ने छोड़ना स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस दूसरी फूड कराई, तो 60 एंड 40 हो गई। और जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो हम बेबी को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, 18 और 82 केल्विन परसेंट है, सबके साथ ही परसेंट है, ठीक है। और जो इन्फेंट फार्मूला हम यूज़ कराते हैं, उसमें 52 और 82, 52 वे और 82% केल्विन। कौन लिखूं? कॉ मिल्क में 18 और 82। मस्त कर देना। कितना रहता है? बस थोड़ा सा, बस मिल्क की स्टेजेस बता दें, कितने स्टेजेस होते हैं, मिल्क की टाइप्स कितनी होती हैं ह्यूमन मिल्क की। एक तो बहुत पहला जो फर्स्ट में क्लोस्ट्रम बहुत सिंपल है। बाकी क्लोस्ट्रम, ट्रांजिशन, मैच्योर, हाइंड, फॉरब्रेन क्लोस्ट्रम किस कलर का होता है और कब प्रोड्यूस होता है? येलो कलर पहले फर्स्ट में होता है। जो क्लोस्ट्रम होता है वो येलो कलर का होता है, और ये इसमें किसी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ये लिखी है इसमें, इसमें किसी की क्वांटिटी ज्यादा होती है क्लोस्ट्रम की। हाँ जी, फैट, प्रोटीन, कार्ब किसकी ज्यादा होती है? फैट की। एंटीबॉडीज प्रोटीन से होती है। तो एंटीबॉडीज किससे प्रोड्यूस होती है? प्रोटीन से होती है। तो इसमें किसी की क्वांटिटी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी? फोर्थ ये नेम क्या लिखा है? फोर्थ हाइंड और फोर्थ स्पेलिंग क्या है इसकी? HIND। अब क्लोस्ट्रम में किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी? प्रोटीन, फैट या कार्ब्स? प्रोटीन। और किसी क्वांटिटी कम होगी? फैट की और कार्ब्स की क्वांटिटी कम और प्रोटीन की ज़्यादा। तो ये क्लोस्ट्रम होता है ना, ये यहाँ बहुत कम यूज़ किया जाता है, तकरीबन वेस्ट ही किया जाता है। और उसमें ये क्या होता है कि बेबी की एक क्लास होते हैं मेकोनियम, फर्स्ट रूल ऑफ बेबी, इसके लिए हेल्प कराता है क्लोस्ट्रम। और इसे कहा जाता है कि बेबी के लिए ये यूज़ हो रहा है बेबी फर्स्ट इम्यूनाइजेशन, जो हम वैक्सीन वगैरह ये कराते हैं ना, इसे हम कह सकते हैं बेबी फर्स्ट इम्यूनाइजेशन क्लोस्ट्रम को। क्लोस्ट्रम की वजह से ही कुछ मतलब नेक्स्ट हुआ। हाँ जी, एक ही रीजन ये है कि ये नहीं थी, मतलब पॉइजन नहीं था। येलो कलर का होता है नहीं होता है, पॉइजन नहीं होता है। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और एक ये होता है कि आप अक्सर लोगों को नॉन ही नहीं होता, पता ही नहीं होता ये है क्या, ऐसे करना है कैसे। जो यहाँ पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है वो फ़ौरन जो बेबी होता है ना, उसको फ़ौरन मदर के पास नहीं लेके जाया जाता, तकरीबन सारा दिन गुजर जाता है, नहीं लेके जाया जाता, नर्सरी में ही रहते हैं, चाहे वो हेल्दी हो चाहे बहुत ही कम दिया जाता है। अगला है ट्रांजिशन मिल्क। समझ आ गई क्लोस्ट्रम की? इस ट्रांजिशन मिल्क ये कब प्रोड्यूस होगा? बेबी के 2 to 4 डेज ट्रांजिशन मिल्क हो जाएगा। अब ये था येलो कलर का, अब ये आ जाएगा क्रीमी कलर। और ये क्लोस्ट्रम से इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, क्लोस्ट्रम की अमाउंट बहुत कम होती है, इसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो ब्रेस्ट होती है वो फ्रीमियर हो जाते हैं, और इसमें चांसेस होती हैं ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस। आप कह सकते हैं फ्रीमियर जो ब्रेस्ट की थोड़ी सी मसला होता है, इनगोर्टमेंट वगैरह वुमेंस को, इसके भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क की अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है।
जब मिल्क की अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो बेबी को मिल्क सप्लाई करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैच्योर मिल्क। ये है फाइनल स्टेज ऑफ मिल्क की। ट्रांजिशन मिल्क में मिल्क ज़्यादा है, वाटर कंटेंट कम है। मैच्योर मिल्क में फाइनल स्टेज है मिल्क की जिसमें मिल्क ज़्यादा है और वाटर कंटेंट कम है। ये कब प्रोड्यूस हो रहा है? 2 to 4 डेज के बाद, ये उसके बाद 4 से 6 दिन के बाद। 2 to 4 डेज ट्रांजिशन मिल्क, मैच्योर मिल्क उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा मतलब 6 से 8 दिन के अंदर, जिसमें वाटर है, मिल्क ज़्यादा है और वाटर कम है। 6 to 8 डेज के बाद। जी हाँ, 10 डेज होते हैं तो 6 to 8 डेज में स्टार्ट हो जाएगा। अब आएगा 4 मिल्क। ये जो 4 मिल्क होता है इसमें होता है वाटर कंटेंट ज़्यादा और मिल्क और कम। हेड तो लिखा है, अभी हाँ बाद में आऊँगी। हेड पहले है। अच्छा चलो ये ठीक है। वाटर कंटेंट इसमें क्या हो जाएगा? ज़्यादा। अक्सर मिसकंसेप्शन है कि ना बेबी को पानी पिलाओ, कैसे ऐसे पानी पिलाओ, ये हाइड्रेशन को कम कर देता है मेरी बेबी को। तकरीबन जब वो ब्रेस्ट फीड पे है बेबी को पानी नहीं देना चाहिए। वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है इसमें। जी हाँ, इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। ये बेबी की हाइड्रेशन यही पूरी होती है और इसका कलर होता है ब्लूइश। अभी तो अब लास्ट पे आएगा हाइंड मिल्क। इसमें फैट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें फैट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ बेबी कुछ सीखता भी है। मतलब ये कि जब ब्रेस्ट मिल्क की अमाउंट जब ज़्यादा होती है ब्रेस्ट में तो बेबी सब लिख लें। फैट की अमाउंट ज़्यादा होती है और आगे क्या लिखा है? जब ब्रेस्ट में मिल्क की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बेबी स्ट्रक करना स्टार्ट कर देगा। जब ब्रेस्ट में मिल्क की अमाउंट कम हो जाती है तो बेबी सकिंग छोड़ देता है। तो इसका मतलब छोड़ देगा ना, क्या हुआ? छोड़ देगा। जब ब्रेस्ट बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगी मिल्क से तो बेबी सक करना छोड़ देगा। यहाँ बेबी ये सीखता है कि अगर ओवर ईटिंग नहीं करनी। आप समझ आइए, ओवर ईटिंग नहीं करनी, जितना है उतना खाओ, आगे पीछे से ना लो। यहाँ से बेबी ये सीखता है। अब मदर मिल्क के अलावा कौन सा मिल्क देना चाहिए? अगर नहीं देने मदर मिल्क, काउ मिल्क देना चाहिए? दे देना चाहिए। दे देना चाहिए। दे दे। नहीं तो नहीं देना चाहिए। बेबी 45 को तो नहीं देना चाहिए ना। नहीं कर सकता। काउ देना चाहिए, इन्फेंट देना चाहिए। इन्फेंट फार्मूला देना चाहिए। काउ नहीं देगी उसमें क्रीम ज़्यादा होती है पर उसमें भी इतनी नहीं होती है बस। जो काउ मिल्क में होता है ना उसमें रीनल सॉल्यूट ज़्यादा होता है। देना चाहिए। जी मदर मिल्क के तो नहीं देना चाहिए बस। काउ मिल्क नहीं देना चाहिए। आप प्रेफर करें इन्फेंट फार्मूला। बस बेटर है पहले ब्रेस्ट फीडिंग। प्लीज बस कर दे। सर आप उत्तर लिखने में आगे सर में भूल रहे हैं। सर आप इम्पोर्टेंट बातें लिखी हैं। सर हमने सारा लिखना है। मुझसे तो लिखा ही नहीं जा रहा। अगर नोट अच्छा ऐसे करें बता दें ह्यूमन मिल्क और काउ मिल्क में कैजीन और प्रोटीन कितनी है?
आपको लिखवा दिया 10% का है। या फिर दो हार्ड दे देती और है। काउ मिल्क में और लिपिड्स कितने हैं? एब्जॉर्प्शन कितनी है? एब्जॉर्प्शन आप कह रहे ना बस कर देगा पता है तो फिर मैं ऐसे बताती करती हूँ। हम कल लिख के आएंगे नोट्स है हमारे पास, लेकिन हमें याद नहीं है। अच्छा नोट्स हैं पढ़ने क्यों आए थे नोट्स से? कैजीन क्या है, किसे कहते हैं? प्रोटीन है। डाइजेस्ट हो जाती है, सॉफ्ट है हार्ड है? सॉफ्ट है। सॉफ्ट है। अच्छा ये सॉफ्ट है। अच्छा ह्यूमन बीइंग में ऐसा क्या है? क्या हम इसको प्रेफर कर रहे हैं? होती है जो सॉफ्ट Soft होती है, हार्ड hard डाइजेस्टेबल होती है, कैसे हार्ड होती है। मिल्क प्रोटीन जो होती है वो सॉफ्ट करके फॉर्म ठीक है, होती है जो ये स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होती है। अच्छा। और काउ मिल्क में कैजीन बहुत ज्यादा है। ठीक, और ह्यूमन बीइंग में एक होता है लैक्टोजन। हम तो बेबी को जब इन्फेंट फार्मूला दें तो पहले लैक्टोजन देते हैं। तो क्यों देते हैं? क्योंकि ह्यूमन मिल्क में ऑलरेडी लैक्टोजन है। अगर हम फार्मूला मिल्क ना यूज कराएं तो ह्यूमन मिल्क हम दे सकते हैं। लिपिड्स बताएं, लिपिड्स कितने हैं? लिपिड्स पता है? आयरन पता है? कितना एब्जॉर्ब करता है ह्यूमन मिल्क और काउ मिल्क? मदर ले लिया, हर चीज ले रही है, हर चीज हर न्यूट्रिएंट जा रहा है, तो आयरन कितना एब्जॉर्ब करेगा? कितना एब्जॉर्ब होता है? 50% आयरन एब्जॉर्ब बेबी और 1% काउ मिल्क। अब काउ मिल्क लेना? नहीं नहीं मैंने भी नहीं बोला। जो रीनल सॉल्यूट मैंने आपको बताया 300 osmolar per kg और 400 osmolar per kg। तो दिखाएंगे तो 50% रीनल जो सॉल्यूट होते हैं ना वो काउ मिल्क में बहुत ज्यादा होते हैं। सिर्फ ह्यूमन क्या? और जो ह्यूमन जो रीनल सॉल्यूट होते हैं, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन के जो चांसेस कम हो जाते हैं वो काउ मिल्क में 400 osmolar per kg, यूरिनेशन ज्यादा, और ह्यूमन मिल्क में 300 osmolar per kg। 100 का फर्क है इसके दरमियान। 100 देखो कितनी बड़ी चीज है। अगर आपने बेबी को इन्फेंट फार्मूला देना है किसी मजबूरी में तो उसको एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, कॉलिक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लूज स्टूल और कॉलिक पेन अक्सर इन्फेंट फार्मूला बेबी को ये रीजन होती है। ठीक है, वो बताया गया है कि इन्फेंट फार्मूला उन लोगों को देना चाहिए, इनके उन बेबी को देना चाहिए जिनकी बहुत ही रीजन है, जैसे वेजिटेरियन फैमिली, उनको देना चाहिए अगर इन्फेंट फार्मूला, अगर आपने स्टार्ट कराना है। नहीं तो प्रेफर तो ब्रेस्ट फीडिंग से। और दूसरा उसको उन इन्फेंट को जिनको ग्लाइकोसोमिया या हेरिडिटी एक डिजीज है, हेरिडिटी लैक्टोज डेफिशिएंसी, ये क्या है? गैलेक्टोसोमिया। गैलेक्टोसोमिया या हेरिडिटी लैक्टोज डेफिशिएंसी, उनमें हम इन्फेंट फार्मूला को कर आ सकते हैं। जो इन्फेंट फार्मूला हम यूज कराते हैं ना उसमें ये रीजन होती है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो मेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की मैक्रो की नहीं, माइक्रोन्यूट्रिएंट की मेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है किस केस में? इन्फेंट फार्मूला में। अच्छा ठीक है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। आपने फील किया होगा जो इन्फेंट फार्मूला होते जो बेबी यूज कर रहे होते हैं उनको अक्सर उनके ना मुंह पे रैशेस हो जाते हैं,
या उनके ना जो अंदर का जो एरिया है माउथ का वो स्वेलिंग हो जाते हैं, उनकी गम से हल्की हल्की ब्लीडिंग भी होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, ये रीज़न होती है अगर जिन्होंने इन्फेंट फार्मूला यूज़ किया होता है बेबी। प्रोटीन वैसे भी बहुत प्यारा, स्किन बहुत ग्लो करी होती है और वो हेल्दी हेल्दी सा, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो रही होती है उनको। एक जो केस मैंने देखा है उसमें है कि माउथ रैशेस है, थायराइड की डेफिशिएंसी। बस लास्ट बेबी को इंट्रोड्यूस तो करवाना है किसी चीज़ का, कोई इंट्रोड्यूस तो कराओ कोई फूड जो कोई चीज़ खाए। सबसे पहले क्या देनी चाहिए? चावल। हमने 6 मंथ्स की कितने बाद 6 मंथ्स की बाद देनी होती है? पहले चावल, वो तो है ना कि देंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और से 6 मंथ में आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स, जो दलिया वगैरह मिल रहा होता है जी, और 6 to 8 मंथ्स में चॉप्ड वेल कुक्ड वेजिटेबल्स, आयरन 45 सीरियल्स। और फिर आगे क्या? कितने डेज है? 4 to 6 मंथ में हमने फीडिंग स्टार्ट किया है। 4 से 4 to 6 मंथ्स का मतलब है कि हमने 4 में नहीं करा देंगे, 6 में करानी है। एक तो लिमिट बताई गई होती है। और नीचे वाला क्या है? 4 to 6 मंथ में आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स, 6 मंथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 6 to 8 मंथ्स में चॉप्ड और वेल कुक्ड वेजिटेबल्स।